ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा सेल ऑर्गेनेल, और उसमें सबसे पहला है हमारा ER। ER स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहले वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। एंडो मीन्स अंदर, प्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म, है ना। तो साइटोप्लाज्म के अंदर, रेटिकुलम का मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। एक नेटवर्क जैसा, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर आपको साइटोप्लाज्म के अंदर नज़र आएगा, न्यूक्लियस के पास। वही आपका ER है। ER आपको न्यूक्लियस के पास मिलेगा। और वो भी कौन सा ER? दो तरह के ER होते हैं, RER एंड SCR। यस, है ना। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट इज RER एंड द अदर इज SCR। तो फुल फॉर्म क्या है RER की? हाँ, तो R से यहाँ पे रफ होता है और S से यहाँ पे स्मूथ होता है। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ये तो होगी इनकी फुल फॉर्म। अब ये रफ क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर अटैच्ड होते हैं राइबोसोम। हाँ, क्योंकि इसके साथ राइबोसोम अटैच होता है। और राइबोसोम आपको पता है प्रोटीन बनाता है। तो इसका मतलब RER क्या बना रहा है? प्रोटीन, है ना। इनडायरेक्टली क्या बना रहा है? प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम अटैच। तो क्योंकि ER के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो वो माइक्रोस्कोप में देखने से रफ अपीयरेंस देता है, जबकि यहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट है तो वो स्मूथ अपीयरेंस देगा, है ना। इसीलिए अब क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं है तो ये क्या बनाएगा? लिपिड्स। क्या बनाएगा? ये तो सबसे कॉमन है, बहुत बार आता है एग्ज़ाम में कि RER क्या बनाएगा? प्रोटीन। SCR क्या बनाएगा? लिपिड्स। क्लियर। अब RER प्रोटीन क्यों बनाएगा? क्योंकि राइबोसोम जुड़े हुए हैं, है ना, एसोसिएटेड है इसके साथ। चलो नेक्स्ट, अब देखो स्ट्रक्चर। ER के स्ट्रक्चर कैसे कैसे होते हैं? ER के स्ट्रक्चर तीन तरह के होते हैं। तीन स्ट्रक्चर होते हैं, बेसिक तीन स्ट्रक्चर होते हैं। ये रब कर दूँ, नोट कर लिया? हाँ, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है ना। हाँ, उसके साथ वो एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, होते हैं, फ्री भी होते हैं, फ्री भी मिलेंगे आपको और एसोसिएटेड भी मिलेंगे। ठीक है सर, मतलब RER प्रोटीन बनाता है और SCR प्रोटीन को ट्रांसफर करता है? नहीं, लिपिड बनाता है। नहीं, इसको लिखा तो है इट्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। वो तो ER है, ER नहीं, ER की बात कर रही हूँ। कॉमन ER का फंक्शन है वो। हाँ, चैनल प्रोटीन्स की तरह काम करते हैं। इनको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो जो आप बोल रहे हो ना ट्रांसफ़र करते हैं, वो प्रोटीन चैनल्स होते हैं। वो हम पढ़ेंगे, फंक्शन पे आएगा, फंक्शंस में आएगा वो। देखो स्ट्रक्चर, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्स, अगर हम ER के स्ट्रक्चर की बात करें तो तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। पहला सिस्टर्ने। अब सिस्टर्ने स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आपको? कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरह से। इसको बोलते हैं सिस्टर्ने, ठीक है, या सिस्टर्न्स कहते हैं। सेकंड होता है आपका ट्यूब्यूल्स। क्या होते हैं? ट्यूब्यूल्स। अब ट्यूब्यूल्स वाले स्ट्रक्चर कैसे होंगे? कुछ इस तरह से होंगे, है ना, इस तरह से। ट्यूब्यूल्स T शेप के होते हैं थोड़े से। और तीसरा है आपका वेसिकल्स। वेसिकल्स तो आपके राउंड स्फेरिकल शेप, छोटे छोटे, है ना, ये वेसिकल्स होते हैं। सर, फर्स्ट और सिस्टर नेम में ये कनेक्टेड है स्पाइरल्स, ऐसे है ना ये। हाँ, इस तरीके से। बॉडी में कैसे ही होते हैं? उसका भी तो सेम है स्ट्रक्चर। वही तो मुझे
मतलब नाम सेम है, थोड़ा सा अलग है स्ट्रक्चर। सेम ही तो है। नहीं अलग है, गोल्जी वाले का तो ऐसा है देखो, है ना, उसका ऐसा है, ये गोल्जी। तो कनेक्टेड नहीं होगा। नहीं ये भी कनेक्टेड होते हैं, ये आपस में ऐसे इंटरकनेक्टेड होते हैं ये। यहाँ पूरे को एक, ये गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर, इसको भी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नाम सेम है, हाँ दिखने में अलग अलग दिखेंगे आपको, नाम सेम है। ये गोल्जी है, ये पूरा एक है, मतलब पैरेलली स्टैक्स के फॉर्म में अरेंज्ड है वो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो ये तो हो गए इनके स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे कॉमन आपका सिस्टर ने है, पहला वाला स्ट्रक्चर। अब इसी के ऊपर अगर आप देखोगे कि डॉटेड स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या है, राइबोसोम्स। ये क्या है, ऐसा नज़र आएगा आपको, तो ये RER है। और अगर जिसके ऊपर नहीं है वो SCR है, आगे ना समझ में। तो ये क्या है, राइबोसोम्स, ठीक है। और राइबोसोम दैट इज RER कहलाएगा ये। अब RER आपको कहाँ मिलेगा सेल में, साइटोप्लाज्म में कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। ऐसे सपोज ये न्यूक्लियस है ना, इस तरह से, तो इसके साथ कनेक्टेड मिलेगा आपको आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, ये देखो। तो RER आपको मिलेगा कनेक्टेड विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस तरह से। RER को आराम से पहचान लोगे, वो न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड होगा। SCR थोड़ा सा हटके होगा न्यूक्लियस से, मतलब कनेक्टेड नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा दूर होगा, मतलब न्यूक्लियस के तो पास ही होगा लेकिन कनेक्टेड नहीं होगा, यहाँ होगा जैसे कि यहाँ पे, है ना। तो ये आपका SCR हो गया, कनेक्टेड नहीं है लेकिन है न्यूक्लियस के पास। RER कनेक्टेड होगा आपका, तो एक तरफ से ये न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड होगा और दूसरे तरफ से ये सेल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होगा। तो बना दिया ना जाल जैसा स्ट्रक्चर सेल के अंदर, हाँ दूसरी तरफ से, तभी तो इसको रेटिकुलम बोलते हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए। क्लियर, तो डायग्राम है, ठीक है, आ गया ना समझ में। तो ऐसे आप पहचान लोगे RER और SCR में डिफरेंस। नो राइबोसोम्स अटैच्ड, राइबोसोम्स अटैच्ड, ठीक है। अब देखो, अब आपने देखा कि ये क्या बनाते हैं, RER प्रोटीन बनाता है, SCR लिपिड बनाता है। और लिपिड और प्रोटीन क्या बनाने में हेल्प करते हैं, दोनों मिलकर, याद है, सोचो, हाँ, सेल मेम्ब्रेन, है ना, याद आया, सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बनने की प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है, नेक्स्ट, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो यहाँ पर आप अगर टर्म देखोगे, मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन, बायोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो नोट कर लो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नोट करो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, डेफिनेशन है ये, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। नोट करो, क्यों, पेज ले लो, पेज दे दो इसको एक, सेल मेम्ब्रेन with the help of protein and lipids, the process of formation of cell membrane with the help of lipid and protein। तो सेल मेम्ब्रेन बनने की प्रोसेस किसकी मदद से, प्रोटीन एंड लिपिड की मदद से, इसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायो, मतलब नाम में ही आंसर है, समझ जाओगे आप, ठीक है। देखो बायो में टर्म समझ में आ गया ना, तो आंसर आ जाता है, क्योंकि टर्म में आंसर छिपा रहता है ना, तो इसलिए इजी हो जाता है और भी ज़्यादा, इसलिए समझ के करो, रटो मत। सर जब भी तो मतलब कभी रप्चर हो जाते हैं डैमेज, तब भी तो बायोजेनेसिस ही होगा ना। हाँ हेल्प कर रहा है ना वो, न्यू मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, रप्चर वाले को रिपेयर करने में हेल्प करता है ना, ब्रेक डाउन हो जाती है कई बार, तो उसमें भी हेल्प करता है ये, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट टर्म था। अब देखो, नोट कर लिया ना, याद रखना ये इंपॉर्टेंट टर्म है। अब देखो प्रोटीन से और क्या क्या बनता है, लिपिड से और क्या क्या बनता है,
तो प्रोटीन और किस किस चीज़ों में हेल्प करता है बनाने में, क्या क्या चीज़ें? एंजाइम्स, नोट कर लो, एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स, नंबर 1, नंबर 2 हार्मोन्स, ठीक है, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, हार्मोन्स लिपिड और प्रोटीन दोनों के बनते हैं, प्रोटीन वाले अलग होते हैं, लिपिड वाले अलग होते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रोटीन से कुछ और सब्सटेंस बने होते हैं। लिपिड से क्या क्या बनता है? तो लिपिड से आपका बन सकता है क्या? लिपिड हार्मोन्स, है ना, हार्मोन्स। इसके अलावा फैट्स, है ना, कोलेस्ट्रॉल, जो आपके स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं ना, वो लिपिड वाले हार्मोन होते हैं, सेक्स हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स, वो फैट के बने होते हैं, लिपिड्स के बने होते हैं। तो ये कुछ और चीज़ें हैं जो प्रोटीन से बनती हैं और ये कुछ चीज़ें जो लिपिड से बनती हैं। बिल्कुल होते हैं, इनके एक्शन में फ़र्क होता है, फीडबैक एक्शन मैकेनिज्म में फ़र्क होता है, ठीक है, क्लियर? क्योंकि हार्मोन ही अलग अलग है ना, हार्मोन ही अलग अलग है, तो इसीलिए। तो ये तो हो गया कुछ और मटेरियल्स जो सिंथेसाइज होते हैं प्रोटीन एंड लिपिड से। अब आ जाते हैं ओवरऑल फंक्शन, ER का ओवरऑल फंक्शन क्या क्या है। तो ओवरऑल अगर हम फंक्शन देखें, RR SCR तो स्पेसिफिक फंक्शन था, ER का अगर हम ओवरऑल फंक्शन देखें तो 2 NCERT में हाँ मेंशन किए हुए, एक है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, तो ट्रांसपोर्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। थ्रू चैनल्स, और इन चैनल्स जो होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं, इनको प्रोटीन चैनल्स कहते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं इनको, ठीक है। और यही सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मटेरियल को, सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, तो इनको बोलते हैं चैनल प्रोटीन्स, ठीक है। एक तो ये ये हो गया आपका फंक्शन। दूसरा आपका साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, so it provides cytoplasmic framework, cytoplasmic framework, cytoplasmic framework, so it provides cytoplasmic framework which increase the surface area, which increase the surface area for biochemical activities, for biochemical activities, क्लियर? ये दो कॉमन फंक्शन याद रखना ही। एक फंक्शन और है SCR का, जो लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, SCR का फंक्शन, तो इसी में आ गया साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, एंडोस्केलेटन, SCR का, हाँ, तो ये SCR वर्टिब्रेट्स के लिवर के सेल में, तो SCR का स्पेसिफिक फंक्शन है ये इन वर्टिब्रेट्स, नोट कर लो, SCR का अलग से फंक्शन है, ठीक है। इन वर्टिब्रेट्स लिवर सेल, लिवर सेल, तो वर्टिब्रेट्स के लिवर के सेल में SCR क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन, लिवर सेल हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स। तो वर्टिब्रेट्स के लिवर के सेल में SCR ड्रग्स और केमिकल्स को डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब न्यूट्रलाइज कर देता है,
ठीक है। अब हम इतना सारा केमिकल अंदर लेते हैं शरीर में खाने के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू, तो लिवर उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है? डिटॉक्सीफाई कर देता है ना। क्लियर? तो इसलिए लिवर देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डिटॉक्सिफिकेशन में। और लिवर के अंदर कौन है? वो SCR, वो कर रहा है ये। ठीक है, तो बस यही था आपका ER। Sir, moving the endoskeleton of the cell or synthesizes part protein, steroids and cholesterol. वो तो आ गया ना लिपिड्स में, कोलेस्ट्रॉल। पूरा lipids में cover हाँ, लिपिड्स बनाते हैं ना कोलेस्ट्रॉल। साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, एंडोस्केलेटन सिस्टम, ठीक है, वो इसी में आ जाता है आपका। ठीक है, बस यही था आपका कंप्लीट ER। तो टाइप्स याद रखना, स्ट्रक्चर याद रखना, RER SCR के फंक्शन याद रखना, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ये दोनों कॉमन फंक्शन और फिर वो स्पेसिफिक SCR का अलग से। ठीक है, याद रखना। वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट नहीं, इनवर्टिब्रेट्स में लिवर होते ही नहीं, पहली बात तो वर्टिब्रेट्स वाले में ही होते हैं, मतलब जो बैकबोन वाले होते हैं। फिश से लेकर मैमल्स तक 5 ही तो क्लास हैं वर्टिब्रेट्स के, है ना, इनमें ही होते हैं आप। चलो मैं रब कर रहा हूँ। फिर ये ER आपका कंप्लीट। नेक्स्ट आता है आपका गोल्जी अपैरेटस। करें स्टार्ट? ठीक है, तो पहला सेल ऑर्गेनेल कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी बॉडीज भी कहते थे, NCERT में गोल्जी अपैरेटस मेंशन है। It was discovered by Camillo Golgi हाँ, तो उन्हीं के नाम पे रख दिया, साइंटिस्ट के ऑनर पे। in 1843. 1840 ईयर वैसे NCERT में नहीं है, लेकिन आप Sir, लिखा है। NCERT में नहीं, वो तो उसका बर्थ होगा ना। अच्छा, ओके, हाँ। हाँ, NCERT में नहीं दिया वैसे। चलो आ जाओ नेक्स्ट, गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस देखो, तो डिस्कवर्ड बाय, तो वही लिख लेते हैं पहले, Camillo Golgi. डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट कैमिलो, डबल L है ना, Yes. कैमिलो गोल्जी। कुछ लोग गोल्जी बोलते हैं, कुछ लोग गोल्गी बोलते हैं, है ना, वो एक ही बात है, जैसे फंगाई फंजाए। अब देखा किस में था ये जो गोल्जी अपैरेटस है, इसको देखा किस में था? प्लांट में कि एनिमल में? Plant में। एनिमल में। और कौन सा एनिमल था वो? आउल, उल्लू। तो डिस्कवर्ड इन आउल नर्व सेल, आउल के नर्व सेल में। ठीक है, सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द गोल्जी इन द आउल नर्व सेल। तो न्यूरॉन के सेल में देखा था, नर्व सेल में देखा था सबसे पहले। ठीक है, वैसे तो ये दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी, लेकिन प्लांट में इसका नाम अलग है, पता है आपको? प्लांट में इसको डिक्टियोजोम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्टियोजोम्स, डिक्टियोजोम्स, बस नाम अलग है, बाकी है तो वही चीज़, अलग पता नहीं क्यों रख दिया डिक्टियोजोम। तो प्लांट्स में इसको डिक्टियोजोम कहते हैं, किसको? गोल्जी को। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर भी सिस्टर्न्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टर्न्स। तो स्ट्रक्चर इसका सिस्टर्न्स है। अब सिस्टर्न स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ किया था मैंने, मैं दोबारा बना रहा हूँ अच्छे से इस बार। देखो छोटा होता जा रहा है ये धीरे धीरे। तो ये है आपका सिस्टर्न्स, ध्यान से देखो, ऐसा नज़र आएगा गोल्जी का स्ट्रक्चर, है ना। तो देखो स्टैक्स पैरेलली अरेंज, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, कितने भी हो सकते हैं, फिक्स नहीं है ऐसा कुछ। अब इसके दो एंड आपको नज़र आ रहे हैं। ये वाला एंड कौन सा होता है? कॉनकेव की कॉन्वेक्स? ये वाला ऐसा है ना, ये देखो ऐसे ऐसे अरेंज है। तो ये कौन सा एंड है? कॉन्वेक्स। और अंदर वाला केव, केव की तरह ना, बल्ज पार्ट कॉन्वेक्स, डिप्रेशन पार्ट कॉनकेव। तो ये कॉन्वेक्स है। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं सिस फेस, सिस फेस।
या फिर फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं, फॉर्मिंग फेज। अब इसका उल्टा देखो, ये वाला जो एंड है इसको बोलते हैं कॉनकेव या फिर ट्रांस फेज या फिर मैच्योरिंग फेज। मैच्योरिंग फेज अभी बताऊंगा क्यों कहते हैं, ठीक है। ये तो इनके नाम है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, सिस, ट्रांस, फॉर्मिंग, मैच्योरिंग। क्लियर? ड्रॉ कर लो इसको। इसको बोलते हैं सिस्टर्न। सिस्टर्न्स की डेफिनेशन नोट कर लेना, एनसीईआरटी में मेंशन है। द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, नोट कर लो, एनसीईआरटी में दी हुई है, अंडरलाइन कर लो। द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, हाँ, इज कॉल्ड सिस्टर, ठीक है, नोट कर लो। द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स विच आर अरेंज्ड, विच आर, नोट करो, मिल गया ना, नोट कर लो। The membrane bound vesicles, stacks of parallelly arranged is called vesicles. नोट कर लो इसको और ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना। अब आते हैं इसके फंक्शन पे। तो फंक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि इन स्ट्रक्चर के नाम ऐसे क्यों दिए हुए हैं, फॉर्मिंग फेस, मैच्योरिंग फेस, ठीक है। फंक्शंस, तो फंक्शंस तो कई सारे हैं और इम्पॉर्टेंट रोल है, अंडरलाइन करो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पैकेजिंग, स्टोरेज, यस, हाँ, है ना। तो क्या क्या फंक्शन है देखो, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ। पैकेजिंग, स्टोरेज, यस, मॉडिफिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किसका? सब्सटेंसेस का, ठीक है। मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम विद द हेल्प ऑफ ईआर। ईआर की मदद से लाइसोसोम भी बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, हाँ, बना बना के ये रिलीज़ करता है, सिक्रीट करता है, यस, है ना। एक और है कन्वर्शन ऑफ सिंपल शुगर इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर, कन्वर्शन ऑफ, ये सब एनसीईआरटी में मेंशन है, ये कन्वर्शन ऑफ सिंपल शुगर इनटू कॉम्प्लेक्स। स्टार्च, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस है, नोट कर लो, एनसीईआरटी में दिए हुए। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में आप लिख सकते हो एग्जांपल ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। एक मिनट, ग्लाइकोलिपिड्स, हाँ बोलो। इनडायरेक्टली कह सकते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन की एग्जांपल लिख सकते हो, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। अब कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट देखो यहाँ पे, है ना, बंद करो लिखना, एक मिनट। ये देखो, गोल्जी आपको कहाँ मिलेगा? सेल के पास, मतलब सेल में कहाँ मिलेगा? ईआर के पास। कहाँ मिलेगा? आरईआर और एससीआर के पास मिलेगा। क्यों? देखो, आरईआर ने सपोज बनाया प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है ये आएगा इधर, यहाँ से एंटर करेगा। आरईआर ने प्रोटीन बनाया, अब ये प्रोटीन वेसिकल्स के फॉर्म में गोल्जी के पास आ जाएगी, लेकिन कहाँ से एंटर करेगा? कॉन्वेक्स एंड से, इसलिए इसको फॉर्मिंग फेज कहते हैं। यहाँ से कभी एंटर नहीं करेगा, यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है। और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। अब इसकी करनी है क्या? मॉडिफिकेशन। इस प्रोटीन को मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई, जैसे कि इसने कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दिया, प्रोटीन के साथ क्या ऐड कर दिया? कार्बोहाइड्रेट। और फिर यहाँ से बन के निकलेगा क्या? ये, इसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ये देखो मॉडिफिकेशन हो गया, प्रोटीन के साथ
कार्बोहाइड्रेट को जोड़ दिया, क्योंकि ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट ऐड करना इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन। अब ऐसे ही लिपिड आया, कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दिया, क्या बन गया? ग्लाइकोलिपिड। ये लिखा हुआ है मैंने, है ना? तो ये मॉडिफाई कर दिया देखो। तो प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट को जोड़ देता है, लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट को जोड़ देता है, ये मॉडिफिकेशन करता है। और फिर सब्सटेंस में ट्रांसपोर्ट कर देता है, सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर देता है नीड के अकॉर्डिंग सेल में। अगर सेल के अंदर ज़रूरत है तो साइटोप्लाज्म में भेज देगा, सेल के बाहर ज़रूरत है तो वहाँ सेंड कर देगा, है ना? तो अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन लिखा हुआ है ना ये रहा। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल, इन और आउट ऑफ द सेल, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल। जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे ये बना के सेंड कर देता है, ठीक है? तो ऐसे काम करता है ये। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल है, पैकिंग भी करता है, स्टोरेज भी करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है। सेल को अगर ज़रूरत पड़ती है ना ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड बनाने की, ठीक है ना? जैसे कि सेल मेम्ब्रेन में, हाँ, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बनती सेल में, ज़रूरत के हिसाब से बनती, क्योंकि एनर्जी खर्च होती है ना, अब वेस्ट थोड़ी करेंगे एनर्जी, इसीलिए। तो सेल में कोई भी चीज़ बिना काम के नहीं बनती है, हर चीज़ अपने तरीके से काम करती है, तभी तो एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी, इसी वजह से। तो ये था आपका गोल्जी कंप्लीट, ठीक है? ये याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल हमारा वही है, लाइसोसोम। तो चलें आगे, गोल्जी भी कंप्लीट, स्ट्रक्चर भी देख लिया, आ रहा है ना समझ में? घर जाके इसको रिवाइज करना है, ठीक है? सेल ऑर्गेनल से क्वेश्चन कैसे आएंगे? स्ट्रक्चर, फंक्शन, यही क्वेश्चन आते हैं जनरली, ठीक है? हाँ, तभी तो मैं डायग्राम भी बता रहा हूँ कैसे क्या दिखाई देगा, कहाँ दिखाई देगा, ठीक है? तो इसीलिए चलो नेक्स्ट, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम भी आपका क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन। ईआर भी सिंगल था, गोल्जी भी सिंगल था, ठीक है? तो ये भी आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, नोट कर लो, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल filled with हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। डाइजेशन, हाँ, डाइजेस्ट करता है ये, filled with हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है? तो ये होते हैं लाइसोसोम्स। तो क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फिल्ड विद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो कैसा नज़र आएगा आपको? ऐसा, ये वेसिकल है, ठीक है? और इसके अंदर ये क्या है? एंजाइम्स, ऐसा नज़र आएगा आपको। वेसिकल स्ट्रक्चर है, अगर वो वेसिकल एंजाइम से फिल्ड है तो वो लाइसोसोम कहलाएगा, ठीक है? अब क्योंकि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक का मतलब होता है वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक करना। हाइड्रो मीन्स वाटर, है ना? लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन। तो वाटर के प्रेजेंस में सब्सटेंस को ब्रेक करना, दैट इज़ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब है। तो ये क्या करता है? हमारे जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ही तो हैं। डाइजेशन, हम खाना खाते हैं ना, खाना डाइजेस्ट होता है आपका, न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, तो वो डाइजेशन यही करते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है? तो फंक्शंस लिख लो, फंक्शंस। अच्छा, इसको बनाया किसने था? लाइसोसोम को किसने बनाया था? गोल्जी एंड आर, मतलब ER, ठीक है? नहीं, लाइसोसोम, लाइसोसोम को बनाते दोनों मिलकर हैं, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन कौन बनाएगा? ER, वही लिपिड एंड प्रोटीन की मदद से, है ना? हाँ,
क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो दोनों की बनती है आर लेकिन एनसीईआरटी में आर लिखा हुआ है तो आप आर ही लिखोगे, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ गोल्जी। क्योंकि एंजाइम में तो प्रोटीन के होते हैं। देखो सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड की है तो ई आर हेल्प करेगा, और प्रोटीन एंजाइम किसके होते हैं, प्रोटीन नेचर के, इसलिए आर लिख दिया, है ना, इसीलिए, ठीक है। फंक्शंस नोट कर लो। पहला फंक्शन है इट हेल्प्स इन डाइजेशन, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, ठीक है। सेकंड, इट ऑल्सो किल्स द माइक्रोब्स या फॉरेन बॉडीज दैट एंटर इनटू द सेल। But breaking the complex substance into simpler. हाँ वही डाइजेशन होता है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना है ना, डाइजेशन की डेफिनेशन है वो। तो ये क्या करता है, Kills the microbes. यस, किल्स माइक्रोब दैट कम्स दैट एंटर्स इनटू द सेल, किल्स माइक्रोब्स दैट एंटर्स इनटू द सेल। वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये एंजाइम डाइजेशन कर रहे हैं, वो आपके WBC सेल हैं। हाँ So known as suicidal bag. हाँ, वो भी इसी पे आते हैं हम लोग। कई बार क्या होता है ना, ये भी बता देता हूँ, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। रीज़न लिख लो क्यों कहते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है, ठीक है, और उसके एंजाइम क्या होते हैं, रिलीज़ हो जाएंगे पूरे सेल के अंदर और सबको डाइजेस्ट कर देंगे। तो खुद तो मरेगा ही मरेगा, पूरे सेल को भी लेके मरेगा, है ना। सुसाइड मतलब खुद भी मर गया। तो सर ऐसे। जब ये suicide करते हैं तो पूरी सेल खराब होती है, सिर्फ लाइफ पूरा, क्योंकि वो तो रप्चर हो गया ना, अभी मेम्ब्रेन नहीं रप्चर होगी, देखो तो सारे एंजाइम्स क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे और वो डाइजेस्ट कर देगा। तो मतलब हर सेल में ऐसा होता है। अब ये क्यों होता है, खासकर उन सेल्स में जो सेल्स ओल्ड हो जाते हैं, है ना, जो रिपेयर नहीं हो सकते, या जो सेल ऑर्गेनल्स रिपेयर नहीं हो सकते, वो लाइसोसोम के साथ जाके फ्यूज़ हो जाते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि फिर सेल में न्यू स्पेस कहाँ से बनेगी, जगह कहाँ से आएगी, क्योंकि सेल में तो कचरा बनता जाएगा, कचरा ऐड होता जाएगा, ओल्ड सेल्स, डेड सेल्स, वॉर्न आउट सेल्स, सेल तो आपका कचरे से ही भर जाएगा। तो ये सेल को क्लीन भी तो कर रहा है, देखो, है ना, ये सेल को क्लीन भी कर रहा है, इसीलिए क्योंकि ये उनको डाइजेस्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है, तभी तो सेल में जगह बनेगी, तभी तो नए सेल्स आएंगे, सेल ऑर्गेनल्स आएंगे, इसीलिए, है ना। तो इट ऑल्सो, तो ये क्या कर देता है, Clean the cell by removing foreign and waste. सेल ऑर्गेनल्स, और सेल को भी डाइजेस्ट कर देता है कभी कभी। कई बार उसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है ना अपने आप, है ना, तो कई बार मेम्ब्रेन रप्चर होने की वजह से वो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देता है, खुद तो हो ही जाता है डाइजेस्ट और सेल को भी कर देता है। There's a cleaning of the cell by removing foreign and wasted substance. ऑर्गेनल्स, हाँ, बाय डेड, है ना, ऐसे लिख लो, इट ऑल्सो क्लीन्स द सेल, इट ऑल्सो क्लीन द सेल बाय डाइजेस्टिंग द डेड एंड वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। नोट कर लो, बाय डाइजेस्टिंग द डेड एंड वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। और सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, अंडरलाइन कर लो, दिया हुआ एनसीईआरटी में लिखाओ। In case of any damage to the हाँ। membrane and other components of the cell, ear can provide and help its repair by providing the substances like lipid and protein synthesized by them. If the cell is not able to repair itself, the lysosome gets activated and bursts open to digest the whole cell. हो गया ना, देखो जब सेल अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता है ना, इतना डैमेज हो जाता है कि सेल अपने आप को रिपेयर ही नहीं कर पाता, तो इससे ये क्या कर देता है, सेल को डाइजेस्ट कर देता है बाय रप्चरिंग इट्स मेम्ब्रेन। अंडरलाइन कर सकते हो, when the cell gets damaged lysosome may burst and the enzyme digests their own cell। देखो, therefore lysosome are also known as suicide bags of a
सेल, यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन कर लो, मिल गया। लास्ट लाइन तो है, फॉर एग्जाम्पल वहाँ से लेके यहाँ तक, वहाँ से लास्ट लाइन से ले नीचे से, हाँ है ना, हाँ यहाँ तक, ठीक है। तो पता चल गया लाइसोसोम भी कंप्लीट, देखो कितने काम की चीज़ है ये, है ना। तो सेल के अंदर चीज़ों को डाइजेस्ट करना, माइक्रोब्स को किल करना, सेल को क्लीन करना, सेल ऑर्गेनेल्स जो डैमेज हो जाते हैं उनको क्लीन मतलब उनको डाइजेस्ट करना, है ना। तो कई सारे इसके भी इम्पॉर्टेंट रोल है, क्लियर। और ये ज़्यादातर एसिडिक पीएच पे काम करते हैं एंजाइम्स, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं, एसिडिक पीएच, ये भी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं। तो ये था आपका लाइसोसोम। तो 3 सेल ऑर्गेनल आज हमने कंप्लीट कर लिए। सर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह छोटा सा ही तो है। छोटा नहीं है तो बड़ा है, छोटा सा जैसा एक पैर है। ठीक है।